So today's topic, alimentary canal of human with associate glands. Okay. Now, firstly, we draw the diagram. तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट जो है, ये एक ओपनिंग है गलेट, जो कि माउथ कैविटी में, मुख गुहा में खुलता है. लास्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट लेक्चर में दिए थे बोलस. तो गलेट का काम होगा बोलस को रिसीव करना, इतना ही काम है. ये गलेट जो है ये गोल होता है, अंडाकार के रूप में बड़ा होता है, तो आसानी से बोलस को हम लोग अंदर ले सकते हैं. ओके. इसको अंदर लेने के लिए कौन सा चीज लिए थे लास्ट क्लास में? टंग, जीभ जो है इसको पहुंचा देता है बोलस को गलेट तक. ठीक है. अब आगे जो है ये लंबा सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, नली है. ये नली जो है इसोफेगस के रूप में हम लोग दे रहे हैं, ये गला पर होता है. अगर मान लेते हैं कि कोई भी बोलस हम लोग लिए, चाहे वो बोलस ठोस हो, थोड़ा सा ठोस से कम थोड़ा पानी मिला हुआ हो, या पतला हो, गाढ़ा भी हो सकता है, एकदम कड़ा भी हो सकता है, इस सभी को बोलस जो है इसके अंदर जब डालेगा तो इसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा. इसी सिकुड़ने और फैलने की वजह से बोलस जो है गलेट से इसोफेगस होते हुए ये हम लोग दे दिए स्टमक. स्टमक में आ जाता, अमाशय में आ जाता. ठीक है. अमाशय जो है इसमें 3 पार्ट होता है. एक होगा कार्डियक पार्ट, दूसरा हो गया फंडिक पार्ट, तीसरा पार्ट है पाइलोरिक पार्ट, इस तीनों पार्ट से मिलकर ही स्टमक बनता है. यानी कि स्टमक का कार्डियक पार्ट जो है बड़ा पार्ट होता है, ऊपरी हिस्सा होता है, जिसमें बोलस जो है थोड़े समय के लिए स्टोर हो जाता है. ठीक है. अब ये बोलस जो है ये फंडिक पार्ट में आता है. फंडिक पार्ट जो है बीच वाला स्टमक का पार्ट है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है. और तब जाकर जो है पाइलोरिक पार्ट में कुछ पचा हुआ भोजन ये पहुंच जाता है पाइलोरिक पार्ट में. अब कैसे पचा इस स्टमक में, आगे हम लोग एक देखेंगे. ये पार्ट को हम लोग कहते हैं वाल्व, कार्डियक वाल्व. वाल्व का काम है कि बोलस को इसोफेगस होते हुए स्टमक तक पहुंचा देना, वापस नहीं जाने देना. यानी एक तरह का दरवाजा है जो सिर्फ अंदर की ओर खुलता है, बाहर की ओर नहीं. तो यह अंदर की ओर खुल गया, बाहर की ओर बंद हो जाएगा. एक और यहां पर आपका दरवाजा है, वाल्व है, उसका नाम है पाइलोरिक स्पिंटर. पाइलोरिक स्पिंटर, स्पिंटर भी इसी को हम लोग वाल्व कहते हैं, थोड़ा सा नाम जो है बदल गया है, पाइलोरिक स्पिंटर. ठीक है. अब आते हैं कार्डियक पार्ट में थोड़े समय के लिए बोलस स्टोर होता है. हम लोग वर्ड क्यों बोलस दे रहे थे? क्योंकि बोलस जो है पार्शियली डाइजेस्टेड है, अधूरा पाचन किया हुआ है, और उसमें सलाइवा मिक्स है. आप देखे होंगे कि जब भी भोजन करते हैं तो ऐसे, तो अंदर क्या जा रहा है? भोजन भी जा रहा है, सलाइवा भी साथ जा रहा है. तो सलाइवा मिक्स जो भी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो अंदर गया तो उसको हम लोग कहते हैं बोलस. ठीक है. क्योंकि सलाइवा का पीएच वैल्यू 6.8 होता है, यानी कि स्लाइटली एसिडिक है, अम्लीय है. नेक्स्ट आते हैं कार्डियक फंडिक पार्ट. फंडिक पार्ट जो है 3 तरह के सेल से बना हुआ है.
पहला सेल जो है वो गोबलेट सेल है, गोबलेट सेल। दूसरा जो है ऑक्सेंटिक सेल, और तीसरा सेल का नाम है पेप्टिक सेल्स। गोबलेट सेल से, सबसे पहला गोबलेट सेल से जेली लाइक म्यूकस निकलता है, जेली लाइक म्यूकस। ये म्यूकस जो होता है ये आमाशय के अंदर वाले दीवार को प्रोटेक्शन देता है, बचाता है। किससे, किसकी वजह से? कि अंदर जो डाइजेशन फूड का होगा, पाचन जो होगा सिर्फ फूड का हो, आमाशय का नहीं हो, तो पहला बचाता है। दूसरा, इस जेली लाइक म्यूकस से अंदर वाला दीवार जो है चिकना हो जाता है, तो आप जो भी भोजन करेंगे ये कार्डिक पार्ट से फंडिक, फंडिक पार्ट से पैलोरिक पार्ट आराम से जाएगा। ठीक है। दूसरा जो सेल है, यहां पर हम लोग ले दिए कि ये मेनली काम क्या करता है, टू प्रोटेक्ट द इनर वॉल ऑफ स्टोमक, आमाशय के अंदर वाले दीवार को प्रोटेक्शन देता है। साथ ही साथ ये काम करता है टू लुब्रिकेट द स्टोमक। टू लुब्रिकेट द स्टोमक। चिकना बना देता है। इतना ही काम इस गोबलेट सेल से पॉसिबल होता है। दूसरा ऑक्सेंटिक सेल, जिसको हम लोग पैरिएटल सेल भी कहते हैं, पैरिएटल सेल्स। इस पैरिएटल सेल से निकलता है टू सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, ये गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl। इसके साथ साथ इसमें होता है वाटर, यानी कि स्टोमक के अंदर में पीएच वैल्यू ज्यादा अम्लीय हो जाता है, जिसका वैल्यू होता है 2.5। पीएच वैल्यू कितना होगा स्टोमक का? 2.5। किसकी वजह से? HCl की वजह, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। ठीक है। ये इसलिए होता है कि जो भी बोलस में फूड प्रेजेंट है, उस फूड में जो सेल जो है वो लिविंग कंडीशन में है, उसको पहले वो डिस्ट्रॉय करेगा, मारेगा। तो किससे मारेगा वो? HCl के द्वारा। ठीक है। जिसकी वजह से वो एक्टिव फूड इनएक्टिव फूड में बदल जाएगा, और तब जाकर पाचन क्रिया जो है शुरू होगा। ठीक है। इस ऑक्सेंटिक सेल से एक और चीज निकलता है जो बहुत कम लोगों को मालूम है, और वो है कैस्टल ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। कैस्टल ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये निकल रहा है स्टोमक के फंडिक पार्ट में, जो ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसका जो सेल ऑक्सेंटिक सेल है, ये निकलकर एब्जॉर्प्शन जो है छोटी आंत में विटामिन B12 के लिए है, विटामिन B12 के लिए ये मददगार है। निकल रहा है स्टोमक से, काम कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन के लिए। तब ये एब्जॉर्ब करके कहां पहुंचेगा? ब्लड में पहुंचेगा। तीसरा पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल से कुछ जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलता है। ये एंजाइम जो है, जैसे हम लोग दे दिए पेप्सिन, ये इनएक्टिव
रूप में होता है। इस पेप्टिक सेल को हम लोग चीफ सेल्स भी कहते हैं, और इससे निकलता है टू सिक्रीट प्रोपेप्सिन, जिसको हम लोग पेप्सिनोजिन भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसमें प्रोरेनिन भी निकलता एंड गैस्ट्रिक लाइपेज का भी सिक्रीशन होता। ये तीनों जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। तो सबसे पहला हम लोग देख कि प्रोपेप्सिन जो है, प्रोपेप्सिन ये गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलकर ये बना देता है पेप्सिन, यानी कि ये इनएक्टिव से डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिव हो जाता है। तब ये पेप्सिन रेडी हो जाता है उस फूड में प्रेजेंट प्रोटीनस पार्ट को, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो हम लोग यहां दे दे सेकेंड रिएक्शन के रूप में पेप्सिन प्लस प्रोटीनस पार्ट ऑफ फूड, ये बना देता है पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस। इसको हम लोग कंबाइंडली कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, यानी कि ये प्रोटीन जो है पेप्सिन से मिलकर टूट जाता है पेप्टोन्स में और प्रोटियोसिस में। इसके बाद ये नहीं टूटेगा। अब ये टूटेगा कहां पर? तो जब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे, तब छोटी आंत में आएंगे, तब इस अमाशय से जब ये फूड पहुंचेगा छोटी आंत में। ये तो सेकेंड रिएक्शन हम लोग दिए। थर्ड रिएक्शन प्रोरेनिन। प्रोरेनिन जो है फिर से गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलकर एक्टिव बना देता है रेनिन। ये रेनिन एक्टिव एंजाइम है। अब ये रेनिन काम करेगा, फोर्थ रिएक्शन रेनिन। ये मेनली कैसिनोजिन जो कि प्रेजेंट होता है मिल्क में प्रोटीन के रूप में। तब ये बना देता है कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में कैल्शियम कैसिनेट, यानी कि ये मिल्क कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, दही में। कब होता है? जब वहां पर एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। यहां पर हम लोग दे देंगे लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस जो है ये हेल्पफुल बैक्टीरिया है, इससे कोई बीमारी नहीं होगा। जो भी अंदर में हार्मफुल माइक्रोब्स है उसको तो डिस्ट्रॉय करेगा, साथ ही साथ मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा कैल्शियम कैसिनेट, यानी कि मिल्क बदल जाएगा कर्ड में। तो हम लोग दूध पिएंगे कि दही खाना अच्छा होगा? दही खाना अच्छा है, इसलिए हम लोग को दही भी खाना होगा। दूध अगर नहीं पचता हो किसी को तो दही खाना चाहिए। ठीक है, क्यों दही खाना चाहिए? क्योंकि उस दही में प्रेजेंट कैल्शियम भी मिलेगा जो बोन के डेवलपमेंट में, बोन को मजबूत करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ प्रोटीन जब मिलेगा तो हम लोग में मसल्स बिल्डिंग होगा, मसल्स बिल्डअप है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये तीसरा चौथा रिएक्शन है। पांचवा रिएक्शन हम लोग दे रहे हैं गैस्ट्रिक लाइपेज के रूप में। गैस्ट्रिक लाइपेज करता क्या है? फैटी पार्ट ऑफ फूड
इसको डाइजेस्ट करता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। फैट को डाइजेस्ट कर रहा है, बहुत थोड़ा डाइजेस्ट होगा फैट इस अमाशय में। डाइजेस्ट करके क्या बनाएगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल समझ रहे हैं, एक तरह का अल्कोहल के रूप में बनता है। ठीक है, ये इतना ही डाइजेशन जो है, पाचन जो है फंडिक पार्ट ऑफ स्टमक में हो रहा है, हाईली एसिडिक मीडियम में। क्योंकि पीएच वैल्यू हम लोग कितना दिए थे HCl की वजह से 2.5। ऐसे फूड जो पार्शियली डाइजेस्टेड है हाईली एसिडिक मीडियम में, इसको हम लोग कहते हैं काइम। इसको क्या वर्ड देंगे? काइम। तो बोलस जो है बदल गया अब काइम में। पहले हम लोग बोलस लिए थे जिसमें सलाइवा था, पीएच वैल्यू 6.8 था, स्लाइटली एसिडिक था। अब हाईली एसिडिक हो गया और कुछ फूड और भी डाइजेस्ट किया, पाचन क्रिया में आया, जिसको हम लोग क्या वर्ड देंगे? काइम। CHYME। बोलस हम लोग दिए थे BOLUS और काइम हो गया CHYME। ठीक है, तो बोलस से फूड बन गया काइम की ओर। अब ये काइम जो है स्टोमक के पाइलोरिक पार्ट होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा जब पाइलोरिक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा। गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक तरह का मूवमेंट है जो कि कंट्रोल होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। ब्रेन में जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करता है, तब जाकर जो है काइम स्टोमक से निकलकर आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसको खोलकर? पाइलोरिक स्पिंटर या वाल्व को खोलकर। अब ये वाल्व जो है वापस नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक हार्मोन का सिक्रीशन होगा। ये जितने भी अभी हम लोग दे रहे थे, एक हार्मोन ही कंट्रोल कर रहा था और वो कंट्रोल करने का नाम था गैस्ट्रीन हार्मोन। गैस्ट्रीन हार्मोन किसको एक्टिवेशन दिया? फंडिक पार्ट में प्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड को। और गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 वैरायटीज ऑफ सेल से बना हुआ। पहला सेल हम लोग कौन सा दिए थे? गोबलेट सेल, जिससे निकलता था जेलीलाई म्यूकस, और ये म्यूकस का काम था कि अमाशय के अंदरी वाले दीवार को प्रोटेक्शन देना डाइजेस्टिव एंजाइम से, साथ ही साथ अंदर में चिकनाहट लाना। दूसरा था हम लोग का ऑक्सेंटिक सेल, उससे गैस्ट्रिक जूस निकला था, और उस गैस्ट्रिक जूस में HCl भी था, वाटर भी था। HCl का काम था कि एक्टिव फूड को इनएक्टिव में बदल देना, तब वो रेडी कर देता है डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए। ठीक है, और उसी गैस्ट्रिक जूस में जो HCl था उसके साथ साथ कैस्टल ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर भी निकला था, जो कि विटामिन B12 को स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना। तीसरा वैरायटी जो सेल हम लोग यहां दिए थे, पेप्टिक सेल, जिससे हम लोग को कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम निकला था इनएक्टिव के रूप में, प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन, और एक्टिव एंजाइम के रूप में गैस्ट्रिक लाइपेज। प्रोरेनिन का काम क्या था? कि गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलकर रेनिन बनाना, एक्टिव कर देना, तब मिल्क में प्रेजेंट कैसिनोजेन प्रोटीनस मटेरियल को कन्वर्ट कर देना कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में कैल्शियम कैसिनेट बनाकर। कैल्शियम कैसिनेट बनने का मतलब है कि मिल्क बदल जाता है दही में, कर्ड में। और यहां पर हम लोग प्रोपेप्सिन जो है गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलने पर एक्टिव एंजाइम पेप्सिन बन जाता है। उस फूड में प्रेजेंट प्रोटीनस पार्ट को डाइजेस्ट करता है पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस फॉर्म में, जिसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हैं। और लास्ट आपके पास है गैस्ट्रिक लाइपेज, जो कि कुछ फैट को डाइजेस्ट करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और हाईली एसिडिक मीडियम में इतने जो डाइजेशन हो रहा है इसको हम लोग दे रहे हैं काइम। ये काइम जो है
फंडिक पार्ट में बना था, पायलोरिक पार्ट से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा, गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो कि कंट्रोल होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। ये एक हम लोग डायग्राम स्मॉल इंटेस्टाइन का सिर्फ बनाएंगे, पूरा डायग्राम हम लोग को जरूरत नहीं है, जहां जहां जरूरत होगा वहां वहां डायग्राम हम लोग बनाकर। ये हो गया राइट लोब्स ऑफ लीवर, यहां वाला हो गया लेफ्ट लोब्स ऑफ लीवर, ये वाला हो गया गॉल ब्लाडर, यहां पर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ब्लू वाला देख रहे हैं इसको कहते हैं हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट। यहां वाले डक्ट का जो नाम हम लोग दे रहे हैं इस जगह पर, यह हो गया बाइल डक्ट। यही आपका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का डियोडिनम है। ये हो गया कॉमन बाइल डक्ट, ये हो गया एम्पुला ऑफ वेटर, इस जगह पर एक वाल्व हम लोग को यहां दिख रहा है, यह है स्पिंटर ऑफ बॉयडन। यहां पर भी एक वाल्व है, इस वाल्व का नाम है स्पिंटर ऑफ ऑडी। ये आपका हो गया पैनक्रियाज, यहां पर ये अंदर दिख रहा है पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो बना हुआ है ये 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक आपके पास है डियोडिनम, दूसरा जो है जेजुनम, और तीसरा जो है वो है इलियम। तो अभी हम लोग डायग्राम के रूप में अभी यहां देखें डियोडिनम। डियोडिनम जो है ये जे शेप्ड का होता है, इंग्लिश अल्फाबेट में जो जे है उसी जे से हम लोग यहां पर दिखा रहे हैं, ये जे की तरह नजर आ रहा है, छोटा होता है और सीधा होता है, स्ट्रेट। ठीक है, इसका काम होता है कि जो भी काइम आया है, कहां से आया? स्टमक से, उस काइम को एक बदल देता है काइल में, काइम चेंज हो जाता है काइल में, यानी कि हाईली एसिडिक मीडियम से अल्कलाइन मीडियम बेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कैसे ये कन्वर्सन होता है? तो ये कन्वर्सन करने के लिए हम लोग लेंगे बाइल जूस। बाइल जूस में प्रेजेंट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम टैरोचोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोचोलेट। इसी वजह से काइम जो है, इसी वजह से काइम जो है वो काइल में कन्वर्ट हो जाता है, तब आगे का पाचन शुरू होगा। अगर ये काम नहीं होता है तो पाचन आगे नहीं हो पाएगा। इस स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में ये हो ही नहीं सकता है। जबकि बाइल जूस, अब आते हैं यहां पर कि लीवर के चारों लोब्स में 2 राइट है 2 लेफ्ट है। देखिए चार्ट बना हुआ है, लोब्स 2 राइट, यहां पर 2 राइट और 2 लेफ्ट। इस चारों में बाइल जूस बनता है और ये बनकर हिपैटिक डक्ट होते हुए गॉल ब्लाडर में स्टोर हो जाता है। जैसे हम लोग को
पानी पीना होता है तो ऊपर वाले तल्ले पर पहुंचाना पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मोटर पंप से लेकर फिर पानी 24 घंटा हम लोग ले सकते हैं। इसी तरीके से बाइल जूस जो है गॉल ब्लाडर में स्टोर होता है, जब भी जरूरत होगा वहां से बाइल जूस निकलेगा और यहां पर से होते हुए बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट होकर ये पहुंच जाता है कहां पर, डिओडिनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। तब जाकर ये काइम जो है बदल जाता है काइल में। यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो अब आते हैं हम लोग यहां पर कि इस जगह पर हम लोग दे रहे हैं पैनक्रियास। पैनक्रियास जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, रेडिस होता है, जिसको हम लोग पीत का थैली कहते हैं हिंदी में। और इसमें से पैनक्रियाटिक जूस के साथ साथ कुछ एंजाइम्स भी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी निकलता है। ये निकलकर कहां पर आता है, पैनक्रियाटिक डक्ट होकर स्पिंटर ऑफ बॉयडन को खोलकर एम्पुला ऑफ वेटर में आएगा। कॉमन बाइल डक्ट को खोलेगा कौन सा, स्पिंटर ऑफ ओडी। तब ये यहां पर आ जाएगा पैनक्रियाटिक जूस के साथ साथ डाइजेस्टिव एंजाइम। अब काइम में जो प्रेजेंट फूड है उसको वो डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। अब डाइजेस्ट करने के लिए इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलेगा पैनक्रियास से। इस पैनक्रियास से डाइजेस्टिव एंजाइम निकलेगा, उस डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम है ट्रेप्सिनोजिन, इरेप्सिन, पैनक्रियाटिक एमाइलेज और साथ ही साथ पैनक्रियाटिक लाइपेज। इतने एंजाइम्स निकलते हैं, लेकिन ये एंजाइम्स तभी डाइजेस्ट करेगा जब काइम काइल में बदल जाएगा। काइल क्या हो गया, अल्कलाइन मीडियम, एसिडिक से अल्कलाइन मीडियम में आ जाएगा, तभी है। और इस बाइल जूस का एक और काम हम लोग ले सकते हैं, फैट को एक्टिवेशन देना, इस जिसकी वजह से फैट जो है जल्दी से डाइजेस्ट हो सके। तो बाइल जूस का दो रोल हो गया, एक एक्टिवेशन ऑफ फैट और दूसरा है जिसको हम लोग इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं, और दूसरा आपके पास है काइम से काइल में कन्वर्टन करना, जो कि रेडी कर देगा आगे के पाचन के लिए। तो अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिनोजिन जो है इसको एक्टिव करने के लिए ध्यान देंगे। अब हम लोग ट्रेप्सिनोजिन, यहां पर हम लोग पहला रिएक्शन लिख रहे हैं, ट्रेप्सिनोजिन। ट्रेप्सिनोजिन पैनक्रियाटिक जूस के साथ मिलेगा और मिलकर यह बनाएगा ट्रेप्सिन। यानी कि ट्रेप्सिनोजिन इनएक्टिव एंजाइम था, कोई भी डाइजेशन में मदद नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही एक्टिव होगा पैनक्रियाटिक जूस के साथ मिलकर, तब ये बचे हुए उस फूड में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो हम लोग यहां पर सेकेंड रिएक्शन लेंगे, ट्रेप्सिन। ट्रेप्सिन का काम क्या होगा, रिमेनिंग प्रोटीनस फूड उसको कन्वर्ट कर देगा, तोड़ेगा पेप्सिन की वजह से, किस फॉर्म में, डाई और ट्राई पेप्टाइड में। याद करें हम लोग गैस्ट्रिक लाइपेज से पॉलीपेप्टाइड बनाए थे, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस। यहां पर उससे भी ज्यादा टूटेगा डाई और ट्राईपेप्टाइड में। पॉलीपेप्टाइड टूटकर क्या बना, डाई और ट्राईपेप्टाइड में। यहां तक कोई डाउट है? थर्ड रिएक्शन हम लोग देंगे, इरेप्सिन। एक एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि डाई और ट्राईपेप्टाइड को तोड़कर बनाएगा मोनोपेप्टाइड में।
मोनोपेप्टाइड ही को कहते हैं हम लोग एमाइनो एसिड। तो अब ये एमाइनो एसिड तक जब टूट जाएगा तो आगे अब नहीं टूट पाएगा। अब हम लोग एक चीज देखें कि आपके घर में मिक्सी होगा, है, और मिक्सी में हम लोग कोई भी मसाले को जब पीसते हैं और उसको चलनी से चालकर जब महीन टुकड़ा हो जाता है, बारीक हो जाता है, उसको फिर से अगर हम लोग मिक्सी में डालें, क्या वो फिर पिसाएगा? नहीं पिसाएगा। यहां पर भी है कि एमाइनो एसिड बन गया, अब वो प्रोटीन जो है आगे नहीं टूटेगा, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट, ये हम लोग थर्ड रिएक्शन लिए थे, फोर्थ रिएक्शन ले रहे हैं, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। पैनक्रियाटिक एमाइलेज करता क्या है कि फ्यू स्टार्ची पार्ट ऑफ फूड स्टार्ची पार्ट ऑफ फूड। तो स्टार्च क्या था? कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसको तोड़कर ये बना देता है माल्टोज में। माल्टोज है क्या चीज? पॉलीसैकेराइड से ये बन गया डाइसैकेराइड में। तो पॉलीसैकेराइड ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च को तोड़कर क्या बनाया? माल्टोज बनाया। किस डाइजेस्टिव एंजाइम से? पैनक्रियाटिक एमाइलेज से। ये सब कहां पर हो रहा है? डियोडिनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन इसके लिए डियोडिनम में, पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक लाइपेज डाइजेस्ट करेगा इमल्सिफाइड, इमल्सिफाइड जिसको हम लोग कह सकते हैं एक्टिवेटेड फैटी एसिड, सॉरी एक्टिवेटेड फैटी पार्ट ऑफ फूड। इसको कन्वर्ट करके बनाएगा फैटी एसिड के साथ साथ ग्लिसरॉल भी। ये सभी जो है छोटी आंत के डियोडिनम में देखा जा रहा है। कुछ अधूरा अभी है क्योंकि फूड में प्रेजेंट अभी प्रोटीन का बचा हुआ भी है, कुछ फैट का भी बचा हुआ है, और सबसे बड़ा चीज जो है यहां पर कार्बोहाइड्रेट का भी और भी पार्ट है जिसका डाइजेशन कंप्लीट हम लोग देखेंगे कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में। स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में हम लोग को देखेंगे। लेकिन ये जो हम लोग इतना तक पढ़े, ये डियोडिनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ डाइजेशन फूड का देखें, जो कि हो सकता है कि ये पार्शियल भी है, अधूरा भी है, हो सकता है कि यहां पर कंप्लीट डाइजेशन भी हो रहा हो। लेकिन उस फूड में प्रेजेंट और भी हो सकता है प्रोटीन प्रेजेंट हो, और भी वैरायटी का कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो, और भी वैरायटी का फैट भी प्रेजेंट होगा। ये सभी का डाइजेशन हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में देखेंगे। ये दिक्कत है? नहीं है। नेक्स्ट आते हैं। तो अब आपके पास दूसरा हम लोग ले रहे हैं ज्यूजिनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट है ज्यूजिनम, और तीसरा भी हम लोग यहां पर लिख लेंगे इलियम। ये तीसरा पार्ट भी है, किसका हम लोग दे रहे हैं? पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसके लिए हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर ले। इसमें हम लोग ज्यूजिनम भी ले रहे हैं, इलियम भी, और इसके पहले यहां पर हम लोग ले रहे थे डियोडिनम भी। तो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं दिस इज डियोडिनम। थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं कर्व है, तो यही आपका ज्यूजिनम है, और
कर्व के साथ साथ क्वाइल्ड है, घुमा हुआ भी है, इसी को कहते हैं इलियम। इलियम का नीचे वाला हिस्सा जो है थोड़ा फूला हुआ नजर आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं सक्कस इंटेरिकस। सक्कस इंटेरिकस कह रहे हैं इलियम का फूला हुआ पोर्शन को, स्वेल जो पोर्शन है सक्कस इंटेरिकस। तो जिजिनम जो है, इस डियोडिनम में जो फूड पार्शियली डाइजेस्ट हुआ है या कंप्लीटली डाइजेस्ट हुआ है, उसको सिर्फ पहुंचा देता है कहां तक? इलियम तक। कौन पहुंचाने का काम कर रहा है? जिजिनम। जिजिनम जो है सिर्फ कंडक्शन का करता है, क्योंकि यहां पर कोई डाइजेशन नहीं है, क्योंकि यहां डाइजेस्टिव एंजाइम्स का कोई सिक्रीशन नहीं है। तो इस जगह पर हम लोग सिर्फ देंगे कि एक लंबा सा कर्व ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और इसका काम है कि जो भी फूड डियोडिनम में डाइजेस्ट किया था उसको पहुंचा देता है स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में। इलियम जो है वो लंबा भी होता है, घुमावदार भी होता है और क्वाइल्ड भी होता है, बहुत जटिल है। इसमें यहां डाइजेशन होगा। डाइजेशन कैसे होगा? तो हम लोग यहां दे इलियम में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होता है, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड में जिस सेल का नाम है क्रिप्स ऑफ लीवरकून। क्रिप्स ऑफ लीवरकून से ही सिक्रीशन होता है इंटेस्टाइनल जूस। साथ ही साथ सिक्रीशन होता है इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी। यही डाइजेस्टिव एंजाइम इस इलियम पार्ट में फूड में बाकी फूड को भी डाइजेस्टिव एंजाइम से पूरी तरीके से पचाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं पच पाता है तो ऐसे फूड को हम लोग अनडाइजेस्टेड फूड कहते हैं, जो हम लोग के शरीर से बाहर निकलता है लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए, बड़ी आंत में आएगा। लेकिन उसके पहले हम लोग यहां पर देख लें कि इलियम में इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट है, उस सेल का नाम है क्रिप्स ऑफ लीवरकून, जिससे निकलता है इंटेस्टाइनल जूस और इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, अब कौन कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलता है उसको हम लोग इस जगह पर देखें, और उस डाइजेस्टिव एंजाइम्स का नाम है इंटेस्टाइनल एमाइलेज। इंटेस्टाइनल एमाइलेज जो है रेस्ट ऑफ स्टार्ची पार्ट ऑफ फूड, इसको डाइजेस्ट करता है, तो ये बनाता है माल्टोज प्लस लिमिट डेक्सट्रीन भी। लिमिट डेक्सट्रीन भी बनता है साथ साथ। माल्टोज जो कि पॉलीसैकेराइड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट से टूटकर बना डाइसैकेराइड पार्ट ऑफ फूड में। ठीक है, थोड़ा छोटा टुकड़ा हुआ, और भी टुकड़ा होना है तो उस टुकड़े करने के लिए दूसरा एक एंजाइम हम लोग यहां पर लेंगे, माल्टेज। माल्टेज जो है वो माल्टोज को यहां देखिए ASE है, यहां OSE, इसको ये तोड़कर बनाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी कि डाइसैकेराइड पार्ट से मोनोसैकेराइड पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट में तोड़ेगा। अब इसके बाद आगे ग्लूकोज नहीं टूटने वाला है। ग्लूकोज के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? C6H12O6, 6 कार्बन, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6, C6H12O6, इसको हम लोग ग्लूकोज कह रहे हैं। थोड़ा सा और अगर डेप्थ में क्वेश्चन कभी आ गया कि यहां ग्लूकोज 2
मॉलिक्यूल्स है, तो दो मॉलिक्यूल्स में कैसा ये मॉलिक्यूल्स होगा, तो ये होता है अल्फा डी ग्लूकोज और ये होता है बीटा डी ग्लूकोज। दोनों का स्ट्रक्चर डिफर है ये ग्लूकोज, लेकिन स्ट्रक्चरली थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि इसका संरचना जो है ये बदल जाता है, अल्फा का अलग है, बीटा का अलग है। एक टॉपिक आपको पढ़ना है बायोमॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री में भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बायोमॉलिक्यूल्स है, और बायोलॉजी में भी एक चैप्टर का नाम है बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है, लिपिड पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, एंजाइम्स पढ़ना है, विटामिन्स पढ़ना है, और लास्ट आपके पास है हार्मोन्स, जो कि अलग आपको चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत है? तो दूसरा हम लोग एंजाइम ले लिए, तीसरा हम लोग एंजाइम्स लेंगे, और तीसरे एंजाइम का नाम है इंटेस्टाइनल लाइपेज। इंटेस्टाइनल लाइपेज का क्या काम होगा? रेस्ट ऑफ फैटी पार्ट ऑफ फूड, रेस्ट पार्ट ऑफ फैटी पार्ट ऑफ फूड को कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। यहां पर फैट जो है पूरी तरीके से जो बचा हुआ भी था यहां पच गया। ठीक है, इसके पचाने के लिए कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम है? इंटेस्टाइनल लाइपेज। नेक्स्ट आपके पास है सुक्रेज। सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को वो कन्वर्ट, अब आपके पास है कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग माल्टोज कर रहे थे, माल्टोज देखे हैं कि नहीं फूड के रूप में? हाँ, माल्टोज को ही कहते हैं हम लोग माल्ट शुगर, और माल्ट शुगर जो है हम लोग मकई, जौ और बाजरा में देखते हैं। ठीक है, मेज, मिलेट एंड बार्ली। तो यहां सुक्रोज जो है ये मेनली हम लोग केन शुगर कहते हैं। गन्ना आप देखे होंगे, वो गन्ना ही को हम लोग यहां पर दे रहे हैं केन शुगर। ऐसे और भी हम लोग गन्ना के अलावा भी दे सकते हैं, स्वीट पोटैटो, शकरकंद देखे हैं, खाए हैं, मीठा लगता है ना शकरकंद। तो इस जगह पर, या शकरकंद के साथ साथ एक और होता है, उसी वैरायटी में थोड़ा सा बदल जाता है, शकरकंद के अलावा एक और होता है, देखते हैं नाम क्या आता है। तो इसको ये कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज फॉर्म में। ग्लूकोज, अभी हम लोग माल्टोज जब देख को कन्वर्ट कर रहे थे डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड में, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज लिए थे, एक अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा था बीटा डी ग्लूकोज। यहां ग्लूकोज के साथ साथ फ्रक्टोज आ गया। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या चेंजेस हम लोग देखते हैं? ग्लूकोज मेनली एल्डिहाइड ग्रुप है, जबकि फ्रक्टोज जो है वो कीटोन ग्रुप में आता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। तो ये भी आपका जो है अल्फा डी ग्लूकोज होगा, अल्फा डी फ्रक्टोज होगा। कहीं दिक्कत? नेक्स्ट आते हैं पांचवा, लैक्टेज प्लस लैक्टोज। लैक्टोज सिर्फ एक ही जगह मिलता है, वो है मिल्क। इसी को हम लोग यहां पर क्या कहेंगे? इसको मिल्क शुगर। मिल्क शुगर, इसको क्या कहे थे? केन शुगर। तो मिल्क जब लैक्टेज एंजाइम से मिलकर कन्वर्ट होगा, तोड़ेगा, तो ये भी बनेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये गैलेक्टोज भी एल्डिहाइड ही ग्रुप है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल जाता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अलग है, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर अलग है। थोड़ा सा हम लोग यहां पर दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंजेस दिखा दे। यहां पर ये हम लोग दे रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज के लिए।
देखिए तो दोनों में क्या अंतर दिख रहा है। अभी हम लोग यहां पर देखें कि फर्स्ट कार्बन जो है उस पर एल्डिहाइड देखा गया। फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड है जो कि दाहिने साइड है, इसलिए इसको कहा गया है अल्फा। अगर ये बाएं साइड होता, जैसे मान लेते हम लोग स्ट्रक्चर ऐसे लिखते, तो ये हो जाता बीटा। ऊपर वाला पहला कार्बन में हम लोग इस तरीके का एल्डिहाइड दिखाएंगे तो ये हो जाएगा बीटा। अगर ये इस तरीके का दाहिने साइड दिखाया जा रहा है तो ये हो जाएगा अल्फा। सेकेंड कार्बन से सिक्स्थ कार्बन, सेकेंड कार्बन से सिक्स्थ कार्बन OH जो है सभी यहां पर दाहिने साइड है। सिर्फ तीसरे वाले OH जो है बाएं साइड पर है, इसलिए ग्लूकोज हुआ। तीसरे के साथ साथ चौथे का भी OH जो है बाएं साइड पर है, तो ये गैलेक्टोज हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है दोनों स्ट्रक्चर में? ये मेनली हम लोग ओपन चेन फॉर्म में दे रहे थे, ओपन चेन। अगर इसी का अगर हम लोग यहां पर ले लें रिंग चेन, रिंग चेन, तो रिंग चेन थोड़ा सा बदलेगा और वो बदला हुआ हिस्सा हम आपको सिर्फ ग्लूकोज का दिखा रहे हैं। ये रिंग चेन में अल्फा डी ग्लूकोज का, यही यहां पर था ओपन चेन में ग्लूकोज का, और ये हो गया रिंग चेन में ग्लूकोज का। कोई दिक्कत? ये बायोमोलिकुल्स में और थोड़ा हम डिटेल पढ़ाएंगे, है ना।